नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। काफ़ी दिनों बाद सर्वे के लेक्चर में हम लोग मिल रहे हैं। काफ़ी लोग नाराज भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या बताएं, आप लोग को जानते हैं कि सारे ही ब्रांचेज हैं और दूसरा उसके साथ साथ आपका सेकेंड ईयर वाले आपके जूनियर्स भी हैं। इन सब के लिए तो माफ़ी चाहूँगा लेट के लिए। थियोडोलाइट लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। थियोडोलाइट में आप लोगों ने पढ़ा था एक थियोडोलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी, सर्वे में केवल 5 लेक्चर लिया हूं और यकीन मानिए सारे के सारे जबरदस्त सॉलिड लेक्चर हैं। अगर आप उन पांचों को देखते हैं तो सर्वे का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इस वीडियो का जो उद्देश्य है ना, वो आपको सर्वे से जो है ना अवेयर कराना है। अवेयर कराने का मतलब, इसमें अगर कोई कॉम्पिटिटिव देख रहा है तो वो डेटा कहीं से भी पढ़े। जूनियर इंजीनियर की आप तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आप डेटा कहीं से भी पढ़िए, उससे मुझे मैटर नहीं। कई सारी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य है और अंतर होता है दोनों क्लासेस में, अप्रोच अलग होती है। असल में चीजें अलग नहीं होती हैं, उनको पढ़ने का अपना कि किस पर फोकस करना है किस पे नहीं। ये वीडियो मैं सिखा रहा हूं जूनियर्स को कि सर्वे करते कैसे हैं। हमेशा इन पूरे वीडियोज में मेरा यही चलेगा कि सर्वे करते कैसे हैं। अब उसके दौरान सावधानियां क्या है, किसमें कौन सा मेथड होगा, ये वो जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं उनको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप यकीन मानिए वो काफी अलग क्लासेस होंगी। ठीक है ना। अलग क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए अप्रोच बदल जाती है। अगर मैं उस पर फोकस यहाँ करूंगा तो डिप्लोमा का बच्चा एग्जाम में रिटन कुछ लिख नहीं पाएगा। तो उसके लिए है, जब जेई की क्लासेस लाऊंगा तो उसमें फैक्ट्स डेटा उन पर बहुत फोकस रहता है। ठीक है ना। और वही मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन अब ये है बच्चे हैं, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो उनको वैसा देना ताकि उनका माइंड उसके लिए कैपेबल अभी नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। ठीक है। तो जेई वाली क्लासेस जब मिलेंगी तो उनमें देखा जाएगा। फिलहाल अभी की बात हम लोग कर रहे हैं कि सर्वेइंग के बारे में क्या क्या बाकी देखेंगे ना। जिन्होंने डिप्लोमा अच्छे से नहीं किया वो जरूर देखें, क्योंकि होता यह है कि जब बेसिक ही नहीं क्लियर रहता तो फिर आप कितना भी कॉन्सेप्ट रटें और रटना पड़ता है। ये पढ़े हैं ना, जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं ध्यान दें, वो जो ये क्लासेस कर रहे हैं मेरी ना, यकीन मानिए उनको उसका फायदा बाद में समझ में आएगा। तब आपको ये एक दिन याद करेंगे आप बाद में कि ये छोटी सी बात सुनना आज मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थियोडोलाइट की। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि कैसे एक थियोडोलाइट का यूज करके एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना। अब एंगल के मेजरमेंट करने की विधियों की बात हम लोग जब करते हैं कि एंगल मेजरमेंट करने की कितनी, ये आता है कि एंगल मेजरमेंट करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है। आपने ये देखा था लास्ट क्लास में कि किसी थियोडोलाइट से इस टाइप से देखे, फिर इधर घुमा के देखें तो मेन प्लेट ऐसे थी और दूसरी प्लेट पर रीडिंग आपने देखा तो वहां से वर्नियर पर एक रीडिंग आपको मिली, उस रीडिंग को आपने हॉरिजॉन्टल एंगल कहा। ठीक है। लेकिन एंगल मेजरमेंट करने में केवल एक बार एंगल मेजरमेंट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल मेथड या साधारण विधि जो कहते हैं, इसको कहते हैं साधारण सी विधि है, सिंपलेस्ट मेथड, एकदम सिंपल वाला। लेकिन अगर आप इसको इस टाइप से देखें कि इसमें रिपीटेशन मेथड होता है और इटरेशन मेथड होता है। ठीक है ना। अब इसको आप लोग जानिएगा। एक सिंपल जो देखिए, ये मेथड्स ऑफ हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग हमने बनाया क्या, मेथड्स ऑफ, मैं शायद दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, लेट मी रब दिस। हमने हेडिंग बनाया क्या कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग 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 हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल जेंटल एंगल, मेथड्स ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल जो है मेजर करने की विधियां। ठीक है ना। अब इसमें जान लीजिएगा, पहला विधि जो होता है वो जनरल मेथड, जनरल मेथड, या फिर उसको आप सिंपल मेथड कह सकते हैं, या फिर आप उसको सिंपल मेथड कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपली आपने कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट कहीं यहां है, उनके बीच आपने एंगल मेजरमेंट कर लिया। कैसे कर लिया? थियोडोलाइट का आपने देखिए एंगल मेजरमेंट करने के लिए, देखिए मैं बोलने जा रहा हूं, सिखाया मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको था लास्ट क्लास में, सिखाया मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके था लास्ट क्लास में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से सुनिए। ये जो मैं कह रहा हूं वो सही है क्या? इमेजिन करिए, सबसे पहले थियोडोलाइट की वर्नियर वाली प्लेट को मेन प्लेट के ऊपर सेट करते हैं इस तरह से कि दोनों वर्नियर पर जो रीडिंग हो, एक पर 0 डिग्री और दूसरे पर 180 डिग्री हो जाए, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ऊपरी क्लैंप को कस देते हैं। ऊपरी क्लैंप को कसने का मतलब होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच अब मूवमेंट नहीं होगी, मतलब ये मूवमेंट नहीं होगी अब, बल्कि ऐसे मूवमेंट होगी। ऊपरी क्लैंप को कस देंगे तो मूवमेंट कैसे होगी? ये हॉरिजॉन्टल एंगल एक बार मापने की विधि है।
सबसे पहले ये पूछता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल मापने की विधि समझाइए थियोडोलाइट से, तो कहेंगे सबसे पहला काम थियोडोलाइट को ले जा करके क्या करेंगे हम लोग, उसको सेट करेंगे। सेटिंग मतलब सेट करने का मतलब होता है उसको ले जाके कसना, सेट करना। उसके बाद लेवलिंग करना, लेबल कर दिए। तीसरा एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, ये है अस्थायी समंजन यानी टेम्पोररी एडजस्टमेंट। उसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे पहले जिन स्टेशन पर, अब इसके यहां पे रखेंगे थियोडोलाइट को, थियोडोलाइट को कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे किसी स्टेशन पर, और ये स्टेशन ए है और बी है, इनके बीच का एंगल यहां से आपको मापना है। मापने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपरी प्लेट को, जो ऊपरी प्लेट है वर्नियर प्लेट है, जिसको ऊपरी प्लेट को वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं, उसको उसके दोनों वर्नियर को 0 और 180 पे सेट करके ऊपरी प्लेट को कस देंगे। कसने के बाद अब नीचे वाली क्लैंप को खोल देंगे। नीचे वाली क्लैंप खोल करके टेलीस्कोप को ए पर लेके देखेंगे, ए पर दिखाई देगा तो उस समय रीडिंग क्या होगी, 0 और 180। अब निचली क्लैंप को कस देंगे, निचली क्लैंप को कसने से होगा कि ये प्लेट ऐसे नहीं घूमेगी, यहीं रुक जाएगी। अब ऊपरी निचले क्लैंप को अभी तक खोले हुए थे, घुमा लिए पर, अब नीचे वाले को कस करके ऊपर वाले को खोल के ऐसे घुमाएंगे बी की तरफ, ऊपर वाले को खोल के ऐसे बी की तरफ घुमाएंगे। जब ये घूमेगा बी की तरफ तो ये 0 से बढ़ के रीडिंग कहां चली जाएगी, जितने डिग्री पर जाएगी उतने डिग्री पर वो बी क्या होगा। मतलब सबसे पहले ऊपरी क्लैंप को कसना है। एक चीज बताइए, क्लैंप क्या होता है, मैंने बताया था ना, क्लैंप होता है जो उसको कस देता है, वो डायग्राम में हमने बताया था। और हर क्लैंप के साथ स्लो मोशन स्क्रू ऐड होते हैं, हर क्लैंप के साथ स्लो मोशन स्क्रू ऐड होते हैं। क्यों, जब क्लैंप को कस देते हैं ना, तब भी स्लो मोशन स्क्रू हल्का फुल्का मूवमेंट करा सकता है। माइंड इट कि क्लैंप को कस दिए हैं और थियोडोलाइट नहीं हिल पा रहा है, इवन देन स्लो मोशन स्क्रू कैन मूव इट अ लिटिल बिट, मतलब इसको थोड़ा बहुत मूव करा देता है कौन, स्लो मोशन स्क्रू। और स्लो मोशन स्क्रू को जब आप खोलेंगे तो वो घूमे, जब कसेंगे तो वो घूमेगा हल्का फुल्का, फिर उसको छोड़ करके जहां पर एकदम सटीक जगह पे ले जाके छोड़ दीजिए। मतलब हल्का सा ऐसे घुमा के क्लैंप कस दिए, उसके बाद हल्का से बिल्कुल टारगेट पर करने के लिए स्लो मोशन स्क्रू घुमा दिए। माइंड इट कि स्लो मोशन स्क्रू तभी काम करेंगे जब क्लैंप पूरी तरह से कसा हुआ, क्लैंप खुला हुआ है तो स्लो मोशन का कोई मतलब नहीं, काम नहीं करेगा। स्लो मोशन स्क्रू तभी काम करते हैं जब क्लैंप पूरी तरह से कसा हुआ हो। बात समझ आ रही है? यहाँ पे दो स्टेप फिर से रिवाइज करते। सबसे पहले ऊपरी क्लैंप को 0 और 180 पर ले जाके निचले प्लेट पर लगा करके ऊपरी क्लैंप को कस देना है। अब मूवमेंट कराना है ए की तरफ, पॉइंट ए की तरफ, ऐसे डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा, घुमा दिए। उसके बाद ए पर जब टारगेट हो गया स्लो मोशन स्क्रू की मदद से, तो फिर अब निचले क्लैंप को कस दीजिए वहीं पर। अब ऊपरे वाले प्लेट का क्लैंप खोल के उसको घुमाइए, अब नया टारगेट दिखेगा। उस समय वर्नियर पर रीडिंग आएगी, वो रीडिंग ही कहलाती है उसकी। अच्छा, वर्नियर 2 होंगे तो एक पर रीडिंग सपोज 40 दिखा रही है तो दूसरे पर 180 के बाद की 40 दिखाएगी। रीडिंग इतना सस्ता नहीं आता है, रीडिंग इतना खतरनाक आता है थियोडोलाइट का। कैसे? थियोडोलाइट की रीडिंग क्या आएगी मालूम है आपका? आएगा 40 डिग्री 32 मिनट 40 सेकंड, ऐसे आ गया थियोडोलाइट का रीडिंग। तो ऐसे रीडिंग आता है, केवल 40 डिग्री थोड़ी आता है। और पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे अभी मैं आपको उतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचने के लिए मैं ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूं। असल में थियोडोलाइट की जो प्लेट होती है वो ऐसे पूरी घूमी रहती है, मान लीजिए इस पर निशान ऐसे बने रहते हैं, ऐसे निशान बने रहते हैं, ठीक है। तो ये बताइए पूरा जब ऐसे बना रहेगा, ऐसे पूरा गोल रहेगा जब ऐसे, तो इस पर निशान कितने डिग्री का टोटल रहेगा? कहेंगे अगर यहां से 0 शुरू होता है तो ये घूम करके पूरा यहां पर अगेन कितना होगा, 360 डिग्री घूम जाएगा। 0 से लेके 360 डिग्री तक ये चक्री थियोडोलाइट पे घूम जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि निशान तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके अगर बनाए जाए, ऐसे ऐसे पूरे बनाए जाएं, तो आप एक चीज जान लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि ऐसे निशान जब बनाए जाएंगे ना, ऐसे निशान जब बनाए जाएंगे तो 360 निशान इस पर बनेंगे। कितने निशान बनेंगे? 360। और हर एक निशान, जैसे वो एरो अगर ऊपरी क्लैंप को कसें तो पहले 0 दिखा रहा था, सपोज वर्नियर का एरो ऐसे है, वर्नियर पे एक एरो इधर है और दूसरा एरो यहाँ पे निकला हुआ है इधर 180 पे, इधर 180 पे। समझ में आ रही बात? तो आप इसको देखेंगे अगर तो ये 0 और 180 दिखा रहे होंगे, लेकिन जब 0 और 180 दिखाएंगे, जब ये हटेगा इसे इधर पहुंचेगा यहाँ पे, तो ये वाला एरो इसके साथ ये यहीं पर ऐसे हिंजिंग होती है ना, ऐसे घूमेगा ना, तो अब ये यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एरो रीडिंग दिखा रहा है और ये इन दोनों पे, इसका यहाँ से रीडिंग अगर 40 है
तो इसका अब 180 से 40 और होके 220 बताएगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन इतना एक्यूरेट थोड़ी बताते हैं कि 40 डिग्री। अब रीडिंग यहाँ 40 डिग्री 32 मिनट 40। अब यहाँ पर एक चीज आपको जान के अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक जान लीजिए, ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, सपोज करिए कितना एंगल है 90 डिग्री है, इस झुकाव को कहते हैं कि 90 डिग्री का झुकाव है। बात समझ में आ रही ना। अगर ये झुकाव यहीं तक होता तो ऐसे, तब आप इस झुकाव को कितना कहते, इसको 45 डिग्री कहते, आप इसको 45 डिग्री कहते। इसी तरह ये झुकाव और कम होता है ऐसे, तो आप इसको कितना कहते, आप इसको 20 डिग्री कहते। बात समझ में आ रही ना। इसी टाइप से और कम, तो ये झुकाव ऐसे जा रहा है, आप इसको 5 डिग्री कहते। एक चीज जान लीजिए, इसी तरह बहुत कम करेंगे तो दो लाइनें ऐसी बनेंगी जिनके भी झुकाव 1 डिग्री का होगा ना, 1 डिग्री का है। ये ज्यादा आप एज्यूम करिए 1 डिग्री है। 1 डिग्री को अगर आप ऐसे 60 भागों में बांटेंगे ऐसे, तो ये चीज जान लीजिए कि 1 डिग्री के 60 भाग बांटने पर एक भाग का जो एंगल होता है ना, वो 1 मिनट का एंगल बनता है। मिनट, जैसे डिग्री में 1 डिग्री का अगर कोई एंगल है तो उसमें 60 मिनट के एंगल होते हैं। बात समझ में आ रही ना। और 1 मिनट के एंगल में 60 सेकंड का एंगल होता है। मतलब समझ रहे हैं, 60 सेकंड का एंगल कितना छोटा हुआ, क्यों? 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर हुआ। अच्छा, एंगल की यूनिट है मिनट और सेकंड, यहाँ टाइम की यूनिट नहीं है, यहाँ एंगल की यूनिट है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 1 डिग्री है बहुत छोटा सा, तो उसके 60 भाग में एक हिस्सा, 60वां हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, 1 मिनट का। और उस 1 मिनट के 60 भाग करने पर एक हिस्सा 60 सेकंड का, एक हिस्सा 1 सेकंड का होता है। तो जानते हैं थियोडोलाइट कितना एंगल माप सकता है, थियोडोलाइट कितना छोटा एंगल माप सकता है, वो 20 सेकंड तक के एंगल माप सकता है। 20 सेकंड तक के एंगल माप सकता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, वो बहुत छोटे एंगल को माप सकता है। कंपास लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा या जब भी आपके रहा हो कंपास के बारे में, सर्वे फर्स्ट की लेक्चर में मैंने कंपास पूरा पढ़ा रखा है। उसमें आपने देखिए 20 सेकंड का एंगल मापने तक उस कंपास 15 मिनट माप सकता था। कंपास का लिस्ट काउंट कितना था, 15 मिनट। लेकिन थियोडोलाइट 15 मिनट काफी बड़ा कोण हुआ, मतलब 1 मिनट का चौथा हिस्सा, सॉरी 1 डिग्री का चौथा हिस्सा। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री बहुत पतला होगा, चौथा हिस्सा। कंपास 15 मिनट तक माप सकता था। उसकी लीस्ट काउंट जो होती है, लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंट, अल्पतम अंक। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट डिजिट और मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। मतलब लीस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन, मतलब सबसे छोटी माप जो ली जा सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वही उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कही जाती है। बात समझ में आ रही ना। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो उतना ही एक्यूरेट होता है, उतना ही प्रेसाइज होता है। हमें समझ में आ रही ना। वैसे तो प्रेसिजन और एक्यूरेसी में भी अंतर है, बट सिंपली मैं कह रहा हूं कि कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिजन डिपेंड करता है उसके लीस्ट काउंट। बात समझ में आ रही ना। ऐसे जनरल वर्नियर थियोडोलाइट 20 सेकंड का एंगल माप सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट जो होते हैं, डिजिटल थियोडोलाइट, वो 1 सेकंड या उससे कम का एंगल भी माप सकते हैं। मतलब ये बहुत बेटर होंगे, बहुत अच्छा। कहेंगे सर इतना 1 सेकंड 1 डिग्री था, उसके बाद 1 डिग्री को भी आपने 60 भागों में तोड़ा, फिर उस 1 मिनट को भी और भागों में तोड़ा, तो सर फिर रह नहीं देते हैं, क्या ही तोड़ के कर लेंगे इतना पतला। क्या फर्क पड़ जाएगा एक लाइन अगर यहाँ के बजाय हल्का सा इसे नीचे चली जाए, हल्का सा दोनों लाइनों में क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए। मतलब 1 डिग्री से ही कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ा, आप तो उसके 60 भाग के एक हिस्से के 60, देखिए फर्क बोर्ड पे नहीं पड़ेगा दोस्त। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कोई मिसाइल अगर यहां से प्रोजेक्ट की गई है ऐसे यहाँ के बजाय, और वो 1 डिग्री डिस्टर्ब होके यहां चली गई, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा आगे जाइएगा, आगे जाने पे असर पड़ रहा है, आगे जाने पे उनकी जगह थोड़ी क्या हो रही है, उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। अगर हर थोड़े से के गैप से, बहुत पतले से गैप से आगे एंगल काफी जाएगा, तो सोचिए ही पाकिस्तान वालों का मैथ खराब होगा, तो जो मिसाइल उनको प्रोजेक्ट करनी रहेगी दिल्ली पे, लाहौर में ही गिरा लेंगे सब। बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल का बहुत खेल होता है किसी भी काम में, और खास करके सर्वेयर और सिविल इंजीनियरिंग को एंगल का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ज्ञान होने से बेटर है, देखिए किसी चीज को जान जाने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, उसके महत्व को समझने को ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ रही है। आप थोड़े से बड़े हुए, आपको बहुत कुछ समझ आने लगा, बहुत कुछ जान गए आप,
कोई बहुत सारी चीजें आपको बड़े होते हैं तो जानने को मिलती हैं, तो जान लेना और समझ लेना दोनों में बहुत अंतर है। आपको कुछ चीजें जानने को मिल सकती हैं लेकिन समझने में आपकी उम्र निकल जाएगी उसको, तो इसलिए जानना दूसरी चीज है और समझना दूसरी चीज है। आप एंगल जानते हैं कि 1 मिनट का होता है, कहने के लिए क्या है, कहने के लिए तो आइंस्टीन थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, कितना अच्छा बात है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने में आइंस्टाइन खुद ही बढ़िया से नहीं समझ पाए, हमको समझाते समझाते रह गए और खुद ही सही से नहीं समझ पाए, पूरा उसका व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाए। इसका मतलब समझ रहे हैं, सिद्धांत दिया उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर पाए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। मतलब समझ रहे, किसी चीज को जान लेना और उसको समझ लेना, उसका प्रयोगों में लाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कह देना कितना आसान था कि थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट 20 सेकंड होता है। कितना खोज व्यक्ति, 20 सेकंड का मतलब समझ रहे हैं, इसके ये जो खाने बने हैं 360 हिस्से, उस 360 में से एक हिस्सा जब लेंगे आप, तो उस एक हिस्से का 60 भाग करना, वो 1 मिनट, और फिर 1 मिनट का 3 भाग करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 भाग करेंगे तब ना। और ये पॉसिबल नहीं था, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि 1 डिग्री का, यहीं से 1 डिग्री का ही 60 हिस्सा कर लें, यही पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या किया गया, इसीलिए तो वर्नियर का यूज किया गया। एक चीज जान लीजिए, वर्नियर एक ऐसी, वर्नियर कई लोग सोचते हैं वर्नियर इंस्ट्रूमेंट होता है, वर्नियर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है दोस्त, वर्नियर एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। वर्नियर एक सिद्धांत और एक थ्योरी है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा कभी कि वर्नियर क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन वर्नियर किसी के साथ लगा होता है, जैसे वर्नियर थियोडोलाइट, वर्नियर कैलिपर्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्नियर लगा हुआ है ना, वर्नियर लिस्ट काउंट को कम करने का काम करता है। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेने की क्षमता को क्या करता है, वर्नियर बढ़ाता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसे थियोडोलाइट की रिंग है, मतलब मेन स्केल है उसकी, उस पर रीडिंग जो बनी हुई है वो कैसे बनी रहेगी, यहाँ 0 360 रहेगा, 0 या 360 रहेगा, यहाँ 90 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका 180 रहेगा, यहाँ 270 रहेगा। यहां से जो रीडिंग इस पर बनी होती है ना, तो जानते हैं ये रीडिंग जो बनी होती है वो 1 मिनट के तीसरे हिस्से तक की रीडिंग बनी रहती है। मतलब ऐसे 1 2 3 4 करके, जानते हैं कितने खाने बने रहते हैं वर्नियर थियोडोलाइट पे, 1080 खाने बने रहते हैं। मतलब समझ रहा है, सब बराबर डिस्टेंस पे, यानी 360 खाने अगर बने होते तब तो एक खाना 1 डिग्री का होता। अगर इस पर ऐसे ऐसे करके 360 भाग बने होते तो एक खाना कितने डिग्री का होता, 1 डिग्री का। लेकिन कितने खाने बनाए गए, 1080, मतलब इसका 3 गुना। 3 गुना का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे करके ऐसे 1080 खाने बनाए गए, तो एक खाने का 360 का 3 गुना है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 डिग्री का 3 हिस्सा हुआ होगा, 1 डिग्री करके 360 बार, 1 डिग्री को 3 भाग में बांट दिए तो टोटल खाने कितने बन गए, 1080। 1 डिग्री का तीसरा हिस्सा जो होगा ना, वो 60 मिनट बटा 3 यानी 20 मिनट होगा। ये जानिए कि इस पर जो मेन स्केल पर निशान बना रहता है, इस पर मेन स्केल पर जो निशान बना रहता है, वो निशान बना रहता है कितने तक का, निशान कितने तक का बना रहता है, 20 मिनट तक का। लेकिन अभी भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं है कि 20 मिनट के एंगल को मापें, हम उससे बहुत छोटा एंगल, उसका 1/60वां हिस्सा, यानी हम 20 सेकंड का एंगल मापेंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हेल्प्स अस टू मेजर द एंगल ऑन थियोडोलाइट मेन स्केल, मेन स्केल ऑफ थियोडोलाइट। मतलब हमने कहा कि किसी थियोडोलाइट के मेन स्केल का एंगल मेजरमेंट करने में और अच्छे से बेहतर मेजरमेंट में हमारी सहायता कौन करता है, वर्नियर स्केल। वर्नियर से रीडिंग कैसे लेते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं थियोडोलाइट का बना दूंगा बाद में कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं, बस अभी के लिए क्या सीखा कि थियोडोलाइट की मेन स्केल पर जो खाने बने रहते हैं वो 20 मिनट या 1/3 डिग्री तक बने होते हैं, जबकि थियोडोलाइट माप सकता है 20 सेकंड तक का कोण। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे इतने कम कोण को जब आप मापेंगे तो जब रीडिंग देखिए दिक्कत तब होती है, जैसे आप अब इमेजिन करिए कि आप किसी लाइन को मेजर करने गए, तो आप इसको मेजर किए, आपके पास स्केल थी, आपने स्केल पर ऐसे निशान बने हुए थे, ऐसे निशान बने हुए थे। बताइए इस रीडिंग को आप क्या पढ़ेंगे, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ना तो ये 4 पे खत्म हो रहा है ना तो 5 पे। बात समझ में आ रही है। अब कहेंगे सर ये तो 4 दशमलव कुछ होगा, चलिए दशमलव पर भी निशान बना और वो उसके भी बीच में आ जा रहा है, मतलब 4.5 और 4.6 के बीच में आ रहा है। यानी हर इंस्ट्रूमेंट की एक औकात होती है,
उसके बाद वो गलती करेगा। अब इसको पढ़ने वाला या तो 4.5 पढ़ेगा या 4.6 पढ़ेगा, लेकिन 4.5 और 6 के बीच में क्या होगा, उसके मदद के लिए वो नियरेस्ट वैल्यू तक पहुंचने का प्रयास करेगा। कहेगा सर 5 के ज्यादा करीब है, 6 से थोड़ा दूर है, तो 4.5 कर लेते हैं, लेकिन तब भी तो अंदाजा ही लगाया। जानते हैं एरर जो होती है, आपने जब हमने जब फर्स्ट सर्वे में पढ़ाया था तो टाइप ऑफ एरर में कॉम्पेंसेटिंग और कम्युलेटिव एरर पढ़ाया था। एरर जो होती है ना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक एरर तो होती है जिसका पता होता है, और एक एरर जो रीडिंग लेते समय छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आप कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ज्यादा ले लेते हैं, कुछ कम ले लेते हैं। कोई भी रीडिंग 100% क्लियर, तराजू से तौलने वाला 100% क्लियर नहीं तौल सकता है। कोई भी रीडिंग लेने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है मैं जो सामान लाया हूं वो 100% क्लियर सही है, नहीं हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसको तौल रहे हैं उसकी भी एक औकात है उस इंस्ट्रूमेंट की। हाँ, अगर हमको अच्छे से तौलना है तो मटेरियल पर निर्भर करता है। मिट्टी तौल रहे हैं 10 ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर, 50 ट्रैक्टर, तो 2-4 तगाड़ इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं यार, चलो 4 ट्रैक्टर मिट्टी गिरी, एक आध तगाड़ ज्यादा गिर गया तो तसले से एक आध तसला ज्यादा गिर गया तो कोई दिक्कत है? हाँ, तो एक बड़ा सा तराजू पे 20 टन का जो है माल लद के गया है, 20 टन का जो है कांटे पे तौला गया, एक माल ट्रक में इतना लोड है, गिट्टी इतने टन की है उसमें, ऐसा आपने देख लिया। सोना जाएगा तो टन में तौला जाएगा, उसको ग्राम के एक ग्राम के 1000वें हिस्से तक, मिलीग्राम तक तौला जाता है। क्यों? वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तराजू ऐसा यूज करेंगे जिसका लिस्ट काउंट काफी कम हो। ये इस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसमें हर रीडिंग में गलती होने की संभावना होती है। और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ना गलती होने की संभावना मात्र है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी गलती होने की संभावना मात्र है। बात समझ में आ रही ना? अब यहां पर एक चीज देखिएगा, लगे हाथ इसको भी समझ लीजिए आप। देखिए इतना सब मैं टॉपिक दूसरा लेके चल रहा था, मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया। मैं वर्नियर आपको फिर कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन लेट मी क्लियर दिस कि आपने थियोडोलाइट से एंगल मेजरमेंट किया तो आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? जनरल या सिंपल मेथड से, जिसमें एक बार वर्नियर को सेट करके आपने किया। दूसरा मेथड आपका होता है रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड मतलब रिपीट कर रहे हैं चीजों को। रिपीटेशन मेथड मतलब इसमें आप क्या करते हैं, एक ही रीडिंग को कैसे कैसे, देखिए पहले रीडिंग लेने का तरीका हमने बताया ना आपको कि एक रीडिंग आपने माप लिया, वो कंप्लीट रीडिंग नहीं हुई। कोई भी रीडिंग लेते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिंपल रीडिंग लेते समय भी, सिंपल रीडिंग में एक बार थियोडोलाइट में ऐसे कस करके वर्नियर से आपने रीडिंग लिया, फिर उसको एक, अभी सिंपल मेथड कंप्लीट हो, वो तो मैंने एंगल मापने का तरीका बताया। सिंपल मेथड में आप ये जान लीजिए कि एक बार पहले सपोज थियोडोलाइट से ऐसे देख रहे थे इस टाइप से, और देखते समय आपने ऐसे घुमा के एक एंगल माप लिया। कैसे मापा? इधर कितना एंगल बनाया वो माप लिया आपने। फिर उसको एक बार आप ट्रांजिट करा दीजिए और एक बार स्विंग करा दीजिए। ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग क्या है पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है। ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग करा दीजिए, उसके बाद फिर से वही एंगल मापिए, जब एक एंगल को एक बार जब ऐसे नापे थे तो चक्री जो वर्टिकल रिंग होती है, जो ये थियोडोलाइट की दूरबीन है, दूरबीन से आप देख रहे हैं तो जो बगल में एक चक्री थी वर्टिकल रिंग, वो ऊपर थी, बाएं तरफ थी आपके। देखिए उस बार वीडियो में देखे होंगे ये बाएं तरफ था, तो उसको कहते हैं लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। आपने लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन ले लिया, अब आप इसको स्विंग कराए ऐसे और फिर ऐसे ट्रांजिट करा दिए, चक्री इधर आ गई, अब लिए तो अब राइट फेस में है, ये मतलब इसके फेस राइट ऑब्जर्वेशन हो गया। तो जब आप एक फेस लेफ्ट प्लस फेस राइट दोनों से आप रीडिंग लेंगे और दोनों का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। यानी एक बार फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, एक बार फेस राइट ऑब्जर्वेशन, दोनों का एवरेज लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा? एक रीडिंग आएगी, वो भी किस मेथड से? सिंपल या जनरल मेथड से। बात समझ में आ रही ना? सिंपल या जनरल मेथड से एक बार फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों का रीडिंग लेकर के, थियोडोलाइट का फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया। इस टाइप से आपने रीडिंग लिया तो इसको कहते हैं सिंपल या जनरल मेथड। बात समझ आ रही है? इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट वन इज दिस वन इज सिंपलेस्ट वन। व्हाट अबाउट रिपीटेशन मेथड? हिंदी में कहते हैं इसको आवृत्ति विधि। मतलब एक ही रीडिंग को फेस लेफ्ट और फेस राइट करके आपने एक बार रीडिंग लिया, फेस लेफ्ट से लिया, फेस राइट से लिया, दोनों का एवरेज लिया, एक रीडिंग हो गई। इसी तरीके से फिर से थियोडोलाइट को खोलिए, फिर से घुमाइए, फिर से फेस राइट, फेस लेफ्ट,
दोनों करके फिर रीडिंग लिया। ऐसे कम से कम 3 बार रीडिंग लीजिए। फेस, ये एक रीडिंग हुआ, ये एक रीडिंग हुआ, ऐसी ऐसी फेस लेफ्ट और फेस राइट, मतलब फेस लेफ्ट से एक बार, फेस राइट से एक बार, तो टोटल 6 बार। फेस लेफ्ट फेस राइट 2, फेस लेफ्ट फेस राइट 2, फेस लेफ्ट फेस राइट 6 बार, यानी टोटल 3 टाइम्स कंप्लीट रीडिंग लेने के बाद इसका एवरेज लेंगे जब आप, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड, बात समझ आ रही ना, इसको कहते हैं रिपीटेशन मेथड। इसमें एक ही रीडिंग को मल्टीपल टाइम्स लिया जाता है, बात समझ आ रही। तीसरा मेथड होता है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का, तीसरा मेथड जो होता है वो होता है रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन मेथड, रिट्रेशन मेथड क्या होता है? रिट्रेशन को कहते हैं हम लोग, किताब देख लीजिए एक बार, रिट्रेशन मेथड को हम लोग कहते हैं, हिंदी एक बार किताब में देख लीजिएगा। रिट्रेशन में होता क्या है कि अगर आप लोग इस टाइप से अगर किसी एंगल को देख रहे हैं, सपोज करें, मैं देख करके कमेंट में डाल दूंगा नाम, या आप भी अपनी किताब में देख सकते हैं, हिंदी किताब में आप एक यहाँ देखिए होता क्या है इसमें, वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नाम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, नोट्स वोट्स कभी लेना होगा उसमें नाम हम लिखवा के दे देंगे आपको। यहाँ पे समझिएगा, जब इस टाइप से देख रहे थे किसी एंगल को, और ये तब ये कब अडॉप्ट किया जाता है, ये मेथड कब अडॉप्ट किया जाता है रिट्रेशन मेथड वाला, तब जब एक ही पॉइंट से, जैसे सपोज आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से एक एंगल ये मापना था इनके बीच का, एक एंगल इनके बीच का ऐसे मापना था, तो एक एंगल आपने माप लिया, फिर दूसरा एंगल भी यहीं से मापना है, तो चलिए भाई इनको भी माप लिए यहीं से लगे हाथ, फिर लगे हाथ अगर एक और मापना है इनको भी माप लिए, फिर ऐसे 3-4 जगहों के एंगल हमने मापे यहीं से, एक ही जगह से। बात यहाँ ध्यान समझिएगा, जब एक ही बिंदु से कई जगहों के एंगल मापने थे तो सबको माप लिए, और लास्ट वाला भी मापिए और माप के इसको भी माप, ये दिया नहीं गया, मापना तो इन्हीं तीनों का था, लेकिन ये दिया नहीं गया था, इसको भी आपने क्या किया, घुमा के माप लिया। क्या जितने एंगल आपने मापे हैं सबको, सपोज ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, लास्ट में θ4 आपने मापा, अगर आपने सब सही सही मापा है तो चारों का योग कितना होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। असल में एंगल मेजरमेंट करते समय आप अगर हल्की फुल्की गलती हर बार करते ना, जैसे पेट्रोल वाला आपको पेट्रोल दिया है, एक 10 पैसे का कम पेट्रोल दिया, अगली बार किसी को ज्यादा दे दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, लास्ट में वो सारा जब कैलकुलेट करेगा तो एरर ज्यादा आएगी, 2-4 रुपए इधर उधर हो जाएंगे, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए इधर उधर हो सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे होता है कि रीडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिस गड़बड़ी की वजह से बाद में आपको इफेक्ट दिखता है। तो जब आप इनको रीडिंग लेने में हल्की हल्की गलती करेंगे ना, और फिर इसमें भी रीडिंग मापेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो 360 नहीं आएगा, तो आना चाहिए। तो ऐसे केस में जो ज्यादा बताए तो सब में से थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए, जब कम बताए तो सब में से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए, ताकि टोटल मिला के कितने हो जाए, 360। बात समझ में आ रही है? ये होता है रिट्रेशन मेथड। इट इज अडॉप्टेड व्हेन मल्टीपल एंगल हैव टू बी मेजर्ड विद द सेम पॉइंट और सेम स्टेशन। बात समझ में आ रही है? तो तीनों मेथड आपको थियोडोलाइट में एंगल मेजरमेंट के आई होप समझ में आ गए होंगे। कैसे लेते हैं एंगल मैंने बताया है, अगर आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा। जो लोग कर्व की डिमांड कर रहे हैं कि सर कर्व कब पढ़ाएंगे, तो चिंता मत करिए, थियोडोलाइट के बाद बस एक चैप्टर टैकोमीटर है, उसके बाद कर्व का ही नंबर है, ठीक है ना, आएगा, कर्व का ही नंबर है। उसके बाद कर्व मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा ना कि मुझे जो कर्व को लेके आपके मन में डर है ना, मैं निकलवा लूंगा, गारंटी कर रहा हूँ, शर्मा गारंटी दे रहा है कि कर्व का मन में जो आपके डर बैठा है कर्व को लेके, सब निकलवा के फेंक दूंगा मैं एक लाइन से, अगर पढ़ाया तो पढ़ाऊंगा ही मतलब। लेकिन अगर सब ठीक ठाक है तो यकीन मानिए, भरोसा रखिएगा। बस ये है कि बड़ा अंडररेटेड महसूस करता हूँ कभी कभी। अंडररेटेड का मतलब जिस हिसाब से जो जितने सालों का अनुभव, मैं उस उम्र से पढ़ा रहा हूँ दोस्त जिस समय मेरी हाइट ढंग से नहीं, अभी भी खास हाइट नहीं है मेरी, वही हूँ 5 फुट का, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाने गया था ना, उसके बाद मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं किस उम्र से पढ़ाने में कूदा हूँ, ठीक है ना। तो इतना जान लीजिए कि भले ही अभी आपके सामने एक मतलब ठीक ठाक है अभी बंदा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत कम उम्र से शुरू किया है काम। तो अनुभव को सराहें थोड़ा, जितना ज़्यादा आप प्रेम देते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत सालों से ये अनुभव है कि जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती है, नहीं तो साल 2 साल में ना मैं चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता। कोई भी नई चीज़ टाइम लेती है उसको आप तक पहुंचने में। मैं ये कोशिश करके पढ़ाता हूँ कि मैं खुद सामने बैठा हूँ और मुझे कोई टीचर पढ़ाता तो मैं उसकी बातें समझ पाता कि नहीं समझ पाता।
तो थोड़ा सराहिए, थोड़ा इसको एडमायर करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, या फिर कुछ अपने, अगर आप लोग और ज्यादा प्रेम बनाए रखना है तो अपने फेसबुक पर लगा दीजिए 1-2-4 वीडियो, 2-3 बार करेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। हर आदमी 2 आदमी को जोड़े, उससे होता कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला कि पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन मोटिवेशन जबरदस्त मिलता है, ठीक है ना। तो अब ये मोटिवेशन क्या होता है, ये सबसे बुरा नशा होता है, ठीक है ना। ये अगर मिलने लगता है तो फिर लगता है लाइफ ठीक है, कुछ भी ना करो तभी लगता है 10 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बोलने में अच्छा लगता है। अब कोई सुनने वाला नहीं रहता तो आप कब तक सुनाएंगे, एक तरफा प्रेम हो जाता है ना, बहुत खराब चीज होती है। आगे देखिए, तो ये थियोडोलाइट के आपने मेथड किया। अच्छा चलो, थियोडोलाइट का आपने अभी तक देखिए कई चीजें इसमें बताई हैं मैंने लिखने भर की, लेकिन अभी अगर और हम चीजों पर इसी तरह बात करें तो जो थियोडोलाइट का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है, फाइनली देखिए पूरे सर्वे का ही मेन कॉन्सेप्ट हमें बनाना क्या था। लास्ट हमने बोला था कि देखिए कोई भी सर्वे आप पढ़ें, हमको बनाना क्या है, एक मैप बनाना है, एक मैप जो उस जगह को रिप्रेजेंट करे। थियोडोलाइट हमारी क्या मदद कर रहा है, वो मदद कर रहा है हमारी एक बेहतर तरीके से, किसमें, एंगल मेजरमेंट में। थियोडोलाइट जो हमारी बहुत बेहतर मदद कर रहा है किसमें, एंगल मेजरमेंट में। थियोडोलाइट एंगल मेजरमेंट में जबरदस्त मदद किया हमारी। अब हम किसी एंगल को बहुत अच्छे तरीके से माप सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना कि एंगल को अच्छे तरीके से माप सकते हैं, माप सकते हैं जब किसी एंगल को। अच्छा, थियोडोलाइट से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन जो आपके आएंगे थ्योरेटिकल, जैसे ये इसका विधि क्या है, ये क्या है, तो ये सब किताबें आप थोड़ा किताब और नोट्स पढ़ा कीजिए। सुनने भर का मैंने आपको बहुत कुछ बताया थियोडोलाइट के अंदर, सारा सब कुछ, बहुत सारी चीजें तो मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो देखिए इस एंगल मेजरमेंट को लेकर के फाइनली हमको एक मदद मिली, किस चीज की हमें मदद मिली, हमें मदद मिला कि हम किसी जगह के एंगल को माप सकते हैं। अब हम लोग फील्ड में गए, फील्ड में हमने कुछ स्टेशन पॉइंट ऐसे बनाए, इन स्टेशन पॉइंट को हमने नाम दिया, फिर उनको मेजर किया, ऐसे मेजर करके हमने इनके नाम लिखे, ए हमने लिखा, बी सी डी और ई। बात समझ में आ रही ना, बी सी डी, ये हमने किसी स्टेशन के नाम दे दिए। और नाम देने के बाद ध्यान रखिएगा, नाम देने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि यार अब इनको माप लिए हैं, कागज पे चले बनाए। आप ऑफिस में गए, ऑफिस में आपके पास क्या था, एक ड्राइंग शीट थी, ड्राइंग शीट पर के साथ साथ आपको एक फील्ड बुक मिली होगी। फील्ड बुक में आपने हर लाइन ए बी इसका लंबाई, और फिर बी सी इसका लंबाई आपने लिखा होगा, फिर सी डी आपने इसका भी लंबाई लिखा होगा, फिर डी आपने इसका लंबाई लिखा होगा, और ई ए आपने इसका भी लंबाई नोट कर लिया होगा। क्या केवल लंबाइयों से ये बन जाते, तो आपने कहा नहीं, सबसे पहले आपने ए बी इस पर खींच लिया। अब ए बी, दूसरी लाइन लंबाई है उसका L2 आपके पास, बट वेयर टू गो, कहां जाएं, तो उसके लिए आपने एंगल ए भी मेजर किया था। आपने यहां से एंगल ए मेजर किया, आपने यहां से एंगल बी मेजर किया, आपने एंगल सी, आपने एंगल डी, और आपने एंगल ई भी मेजर किया। पांचों एंगल आपने मेजर किए। आपके पास क्या क्या डेटा मिले, एक तो सारी लाइनों की लंबाई मिली, और आपको दूसरा चीज मिला क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई। पांचों कोण आपके पास हैं, और साथ साथ आपके पास पांचों लाइनें हैं। एक चीज जान लो दोस्त, तुम चाहे कितना भी शुद्धता से मापो, लाइन को मापने में और कोणों के मापने में आप थोड़ी सी गलती जरूर करोगे, और उस गलती का खामियाजा क्या होगा कि आप, कोई प्रैक्टिकल अभी कर रहा हो तो मेरी बातों को जरा रिलेट करेगा, जब आप बना करके अक्सर मिलाते होंगे तो लास्ट में ले आके वहीं पर मिलना चाहिए ड्राइंग शीट पे ना, नहीं मिलता है, तो आप जबरदस्ती स्केल हटा के मिला देते हैं। ये आपने अगर सही सही मेजरमेंट लिया होता तो जो ए बी बी सी सी डी डी ए करते गए थे वो मिल जाना चाहिए था उसमें। जब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देयर इज सम एरर विच इज नोन एज क्लोजिंग एरर। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे किसी इन मदद से, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको कुछ लाइनों की माप दे दी जाएगी। ये दो अलग अलग सर्वेयर करते हैं, कुछ लोग मेजरमेंट लेके आपको लाइनों की माप और एंगल पकड़ा देते हैं, आपको उनकी मदद से ड्राइंग बनानी होती है उस फील्ड को बिना उसको देखे हुए। बना देंगे आप, कैसे बनाएंगे और ट्रैवर्जिंग कैसे करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रैवर्जिंग, यानी चक्रमण। ट्रैवर्जिंग ये थियोडोलाइट में ही आपके एग्जाम में दे दिया है, लेकिन ट्रैवर्जिंग अलग से एक चैप्टर है। ट्रैवर्जिंग में क्या खास है उस पर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में और सीखेंगे बहुत जबरदस्त तरीका। अगर इसको यहाँ पे आप सीख लेते हैं
तो ये अक्सर फंसाता है, जैसे कर्व परेशान किया ना, ये भी परेशान करता है ट्रैवर्जिंग भी। इसके लिए मुझे मौका दीजिए नेक्स्ट वीडियो में आने का। तब तक के लिए ट्रैवर्जिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला लेक्चर मिस मत करना। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।